ओ एवरीवन, पाई तो अब इस पे गुस्सा करके ही जाने लगती है कि अब तो खुश हो ना तुम। उसके साथ ये सब करवा के पैन को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन बनी को भेज के शूटिंग कैसे कैंसिल करवा सकता था। थोंग जो कि अभी अभी यहीं पे ही पहुंचा था, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसे सारी बात का पता चल जाता है। वो पैन से लड़ाई ही करने लगा था कि तुम्हें पाई के साथ वो सब करने की क्या ज़रूरत थी। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, जब देखो कोई ना कोई मसला खड़ा किए ही रखते हो। ये मत समझना कि मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं करूँगा अपनी मॉम को भी और साथ साथ पाई को भी। पैन को तो अंदाज़ा हो गया था कि थोंग ज़रूर पाई को पसंद ही करता होगा, जो उसके लिए हर दफ़ा मुझसे फ़ाइट करने ही पहुंच जाता है। थोंग अब पाई को कॉल करने लगता है क्योंकि अभी तक वो वापस आई ही नहीं थी, और साथ में ये भी पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो। तो वो भी अश्योर करवाती है कि यस, मुझे लेके आप परेशान मत हो, मैं बस थोड़ी देर तक ही वापस आ जाऊंगी। और इसी के साथ ही वो तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब पैन साहब पीछे से आके इसे अपने साथ चलने को ही बोलने लगे थे। अब ये वहाँ से भाग के साइड पे ही चुप जाती है कि मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। उसके स्नेक कहने पे ये तो अब डर के मारे यहाँ पे उसे हग ही कर लेती है। वह बहुत जल्द फिर पीछे भी हो गई थी कि वो बस यही कि ये झूठ ही बोल रहा था कि यहाँ पे कोई भी स्नेक नहीं है। खैर अभी तो उससे अपोलोजाइज करता है कि मुझे बनी की साइड लेनी पड़ी, आखिर को ये प्रोजेक्ट भी तो डैड के लिए ज़रूरी था ना। अगर वो चली जाती तो हमारा कैसे काम कंप्लीट होता। अब ये इतनी सिंसियरिटी के साथ उसे ये सब बोल रहा था तो वो भी फिर उसे माफ़ कर देती है कि ठीक है, अगर तुमने डैड के प्रोजेक्ट की खातिर ही वो सब किया था ना, तो मैं भी तुम्हें माफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर उसके साथ ही वहाँ से जाने लगी थी। दूसरी तरफ डैड के प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स अब छॉन और उसके डैड भी बन चुके थे। छॉन को तो बस मौका चाहिए था पैन के क्लोज जाने का, सो वो बहुत ही खुश होती है। वेल अभी तक पैन तो खैर कंपनी आया ही नहीं था। भाई पैन के साथ ही शूटिंग साइट पे होती है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो जाए, और वही बाद में इसे घर ड्रॉप भी करता है। और साथ में ये भी कहने लगा था कि डैड को बता देना कि मैं अभी फिल्मिंग प्लेस को ही देखने जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी खुश हो जाती है कि चलो ये काम तो करने लगा। अब डैड को जब इस बारे में पता चलेगा ना तो वो कितने ज़्यादा खुश होंगे। और वाकई में जब वो घर आके इस बारे में उन्हें बताती है तो वो बहुत ही रिलीफ फील करते हैं कि चलो मेरे बेटे में भी काम करने की कुछ तो अकल आई। नेक्स्ट डे इनके प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की तैयारियां वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। सभी आज बहुत ही हैप्पी लग रहे थे कि चलो सब कुछ आराम से हो जाएगा। छॉन और उसके बाबा भी इवेंट में इनवाइटेड थे, बाकी सब तो ठीक था। लेकिन अभी तक बनी मैडम यहाँ पे नहीं पहुँची होती। वेल इन्हें लगता है कि शायद थोड़ी देर तक आ जाएगी, पर बहुत टाइम इंतज़ार करने के बाद भी वो पहुँचती ही नहीं। थोंग ने अब खुद ही फिर प्रेजेंटर बनने का सोच लिया था कि वो नहीं आई तो क्या हुआ। यही ना हो कि गड़बड़ी हो जाए कि चलो फिर मैं ही यहाँ पे उसका काम कर देता हूँ। वो तो पैन के कहने पे किसी और प्लेस पे ही आ चुकी थी। वो जब कॉल करके इस बारे में थोंग को बताती है ना, तो तब स्पीकर ऑन था। अब यहाँ पे बैठे लोगों को एक जोर का झटका लगता है कि क्या पैन ने ही बनी को यहाँ से आने से रोक दिया था। वो रात को कोई फिल्मिंग साइट पे नहीं गया था, बल्कि बनी को उसने वर्क प्लेस और खुद में से किसी एक को चूज करने का कह दिया था। सो उसने फिर उसके कहने पे ही फिर बाद में वो उसकी प्लेस पे ही चली गई। डैड की तो यहाँ पे अचानक ही तबीयत ख़राब होने लगती है कि पैन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क भी गए थे कि तुम हर दफ़ा कोई ना कोई गड़बड़ी करते रहते हो। मैंने तो सोचा था कि इस दफ़ा तुम ठीक हो गए होगे, पर नहीं, वो तो मेरी गलत फहमी थी। वह उसे तो कोई परवाह थी ही नहीं, उसका काम था इन्हें तंग करना। सो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे पाई तो पैन पे गुस्सा ही करने आती है कि इसका मतलब तुमने मुझे यूज़ किया था कि मैं सबको बताऊं कि पैन तो बहुत अच्छे काम कर रहा है। सो उसकी तरफ से कोई भी टेंशन ना ले कि वो कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है। क्या तुम अपने डैड से इस तरह भी लव करते हो? तो ये भी कहता है कि कैसे करूं, मेरी मॉम की डेथ से मजाल है जो उन साहब की आंखों में आंसू आए हों, मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ। अभी भी इसे बहुत ही बोलते देख के ना अब वहाँ से इसे लेके जाने लगा था। डैड की तबीयत अभी कुछ संभल ही गई होती है। अब उन्हें पता चलता है कि पैन तो भाई को लेके यहाँ से जा चुका है। अब वो परेशान हो जाते हैं। वेल सबसे ज़्यादा परेशानी तो थोंग को ही हो रही थी कि पता नहीं अब वो उसके साथ क्या करेगा। ऊपर से कोई उसकी कॉल भी पिक नहीं कर रहा होता। ये फिर से उसे अपनी मम्मी के घर ही लेके आ गया था। वो भागने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे उसे पकड़ लेता है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। अंकल इन्हें ऐसी हालत में देख के हैरान कि ये क्या हो रहा है इधर। ये अंकल को हेल्प करने को बोलती है कि आप
इसके डैड को बता दें कि ये मुझे यहाँ पे लाया है। पैन के हाथ में ये तो लग ही नहीं रही होती, तो वो भी फिर इसे अच्छे से बांध देता है कि वो अब हिलती भी नहीं। पर उसने जैसे तैसे करके बाद में खुद को छुड़वा ही लिया था। उसे शर्ट अब उतारते देख के पहले तो ये डरती है, फिर संभल के कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये जस्ट मुझे टीज करने के लिए ही कर रहे हो, पर कुछ नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। वेल अब जब वो इसके क्लोज आता है ना, ये तो अब उसे हिट करती जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है और उसका डोर बंद कर देती है। अंकल ने कॉल करके पाई के यहाँ पे लाने का बता दिया था। अब डैड तो उसके लिए परेशान हो जाते हैं। सो ये लोग अब फिर वहाँ जाने का ही डिसाइड कर चुके थे। ये भी फिर खुद को टेप से आज़ाद करती वॉशरूम से निकल ही आई थी। अभी फ़िलहाल तो पेन उधर नहीं था, वो तो अकेले ही बैठा अपनी मम्मी को ही सोच रहा होता है। इसे देख के पकड़ने के लिए पीछे भागता है। यहाँ पे इसे तो अपनी ही पड़ जाती है। सो वो खुद के डिफेंस की खातिर एक डंडा उठा के उसके सर पे दे मारती है। पहले तो समझती है कि अब ये बेहोश होने का नाटक ही कर रहा है, पर उसके सर से बहते ब्लड को देख के ना ये तो एकदम शॉक। नेक्स्ट सीन में हमें फिर उसे हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही थी कि अगर मेरी वजह से पैन मर गया तो वो तो घोस्ट बन के मुझे सारी ज़िंदगी डराता ही रहेगा। इवन के इमेजिनेशन भी करने लगी थी। डैड और थोंग जो कि ऊपर से आ चुके थे, इसे इमोशनल होता देख के फिर तसल्ली देने लगते हैं कि पैन को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, तो तुम उसे लेके चिंता मत करो। ये फिर उनसे अपोलोजाइज़ करने लगी थी। वेल बाद में उसे बेड पे लेटे देख के ही रिलीफ फील करती है कि चलो शुक्र है ज़िंदा तो है ना। डैड तो फिर पैन की हरकतों से इतना तंग आ चुके थे कि अब यही विश करते हैं कि काश जब ये उठे ना तो इसकी सारी मेमोरी चली ही जाए, बस यही बेहतर होगा। इन दोनों को अब घर भेज के खुद ही इसके पास पीछे रुकने का वो डिसाइड कर चुके थे। अगले दिन उठते ही ये तो फिर अपने डैड से सवालों की बौछार कर देता है कि अब तो फिर मैं बड़ा हो चुका हूँ, सो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपने मेरी मॉम के साथ ऐसा बिहेव क्यों रखा था और उन्हें चीट करके आंटी खौर को क्यों अपनाया। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। वेल जब वो छोटा था ना तो ऐसे सवाल करता तो यहाँ पे उसे डैड कह दिया करते थे कि ये सारी बातें तुम्हारे समझने की नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो फिर मैं ही तुम्हें बताऊंगा। वह अब वो तो बड़ा हो ही चुका था ना, सो इसलिए उसे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे इससे पहले कि डैड उसे कुछ बताते। ऊपर से यहाँ पे जॉन की एंट्री होती है। जब से उसे पता चला था कि ये हॉस्पिटल में है इसलिए वो उसे पूछने के लिए ही आ गई थी। वेल इसी वजह से ही डैड अब उसे कोई जवाब नहीं दे पाते एंड देन उन्हें गुड बाय कहते वहाँ से चले ही गए थे। पैन चाहता तो नहीं था कि जॉन इधर रुके, पर वो कहाँ अब यहाँ से हिलने वाली थी, वहीं पे ही बैठ जाती है। बनी को जब पैन के हॉस्पिटल जाने का पता चलता है तो वो उसे पूछने जाने का सोचती है। साथ ही साथ उसके पास एक प्लान भी मौजूद था। अब वो क्या, वो तो हमें आगे चल कर ही पता चलेगा ना। वह वो कोई अच्छा प्लान नहीं था। बनी को देख के पैन और छौन दोनों की ही शक्लें यहाँ पे लटक जाती हैं। इवन के पैन ने तो उसे वहाँ से जाने को ही कह दिया था कि अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हम बाद में करेंगे। भाई भी हॉस्पिटल पैन को ही पूछने आ चुकी थी। इस मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही यहाँ पे अरेंज करवाया था। अब ये उनसे झूठ बोलने लगती है कि मैं और पैन रिलेशनशिप में है। ये जब यहाँ पे पैन देखता है ना तो वो इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा था और साथ ही साथ रिपोर्टर्स को भी बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही उसकी नज़र पाई पे पड़ती है ना तो वो उसके पास जाके ये अनाउंस करता है कि बनी नहीं बल्कि पाई ही मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के इधर तो सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि क्या, इवन कि उसने यहाँ पे सबके सामने ही पाई को किस भी कर ली थी कि अब तो आप लोग मुझ पे बिलीव करोगे ना। ये तो फौरन से उसे फिर खुद से दूर ही कर देती है। वेल वो बेचारी तो अभी तक शॉक में ही थी। अब बाद में जब ये उसे साइड पे लेके जाता है ना तो यहाँ पे इसने फिर गुस्से में आके पैन को जोर का थप्पड़ भी दे मारा था कि तुम्हें मेरे साथ ये करने की क्या ज़रूरत थी। बेचारी काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी कि एक तो मेरी फर्स्ट किस गई, ऊपर से अब मैं किस मुंह से आंटी के घर रहने के लिए जाऊंगी। दूसरी तरफ ऑफिस में डैड तो कल वाले इंसिडेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं कि अब हम क्या करेंगे, उसको कैसे संभालेंगे। पैन ने उनके साथ अच्छा नहीं किया था। ऊपर से जब उन्हें बाकी हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उस बात का पता चलता है ना तो एकदम शॉक में ही रह जाते हैं। स्पेशली थोंग तो इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, जिनसे इसे मालूम हो जाता है कि उसकी और फिर पाई की किस करने वाली वीडियो तो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि ओह नो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। वाह इसे मैसेज करके अपने पास आने को कहने लगी थी।
पर ये अभी कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, सो इसलिए उसे साफ मना कर देती है कि नहीं, अब मेरा उधर आने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है, जब करेगा ना तो मैं फिर खुद ही आ जाऊंगी। पेन की ऑफिस में एंट्री हो चुकी थी। उसने अब जो भी गलतियां की थी ना, वो सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बिल्कुल रेडी था। और ये बात उसने फिर थोंग और डैड से भी शेयर कर दी होती है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।